नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम रश्मिकांत की सीरीज में 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 12वें चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम होगा संसदीय व्यवस्था। हम बीच में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट करते हुए। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में, मतलब 164 और 163 वो संसदीय व्यवस्था का उपबंध राज्यों में करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार के वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारिणी व्यवस्था भी कहा जाता है और यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। आइबर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हमने पिछले चैप्टर में प्रादुर्भाव को पढ़ा था। प्रादुर्भाव बड़े ही विस्तार से समझा था। चलिए इसको पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मंडल भी कहा जाने लगा। हमने प्रादुर्भाव को पिछले चैप्टर में बहुत ही विस्तार तरीके से समझा है, ठीक है, जिसकी लिंक आपको सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है। विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम प्रीमियम इंटरप्रेस कहा। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी हैं। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में, आइए आगे देखें, प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने में लगा। इसलिए बाद के राजनीतिक विशेषज्ञ जैसे क्रॉसमैन, मैकिन्टोश एवं अन्य विद्वान ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे। यही स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। चलिए यहीं से हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की शुरुआत होती है। चलिए शुरू करते हैं। इनमें कुल ये जो संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं, इनमें कुल 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक को हम विस्तृत तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलिए तब तक आप चैनल पे एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। हेडिंग है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। इनको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका विधिक कार्यकारिणी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारिणी। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखेंगे, इनको हम बाद में बहुत ही विस्तृत तरीके से समझेंगे। चलिए पहले हम इनको 8 पॉइंटों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तृत तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारी हेडिंग होगी बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं, वह सरकार बनाती है। जी, मतलब ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बेसिक की जानकारी नहीं है तो पहले जाके बेसिक पढ़िए, जाके फिर इस पे आइए। चलिए शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए
आमंत्रित किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, और विस्तृत तरीके से जानना है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, इसमें आने वाले समय में हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री और एनसीईआरटी सभी प्रकार की, मतलब जितनी भी एनसीईआरटी हैं 6 से लेकर 12 तक की, सभी की एनसीईआरटी आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन अनुच्छेद 75 वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। चलिए चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। ये 12वां चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। 5वां पॉइंट, दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। मतलब 6 माह के अंदर अगर वो संसद का सदस्य नहीं बनता तो उसकी मंत्री की पदवी छीन ली जाएगी, मतलब मंत्री की पदवी अपने आप समाप्त हो जाएगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए छठा पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता कोई भूमिका निभाता है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। जैसे आज तमाम मंत्रीगण ये बोलते हैं बीजेपी के, हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कार्य कर रहे हैं, मतलब इसके कहने का मतलब वही है, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। आज हम इस 12वें चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक ही चल रहे हैं जो कि मेंस की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स की दृष्टि से आगे आने वाले टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 7वां पॉइंट, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। 8वां, गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आने वाले समय में इसमें स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, तमाम तरीके के यूपीएससी लेवल का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान का सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार का कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाया जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है।
चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही सत्र में भाग लेते हैं। पांचवा, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है, कांग्रेस का निचला सदन होता है। चलिए आगे देखते हैं छठा पॉइंट, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारिणी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। चलिए आगे देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसदीय व्यवस्था के गुण, इनको हम पढ़ेंगे। तब तक आप एक काम करिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करके जाइएगा और पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और भी ढांसू टॉपिक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित गुण हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारिणी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को आने वाले समय में नोटिफिकेशन के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब की भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है आने वाले समय में एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम जैसी तमाम किताबों की वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, जो कि यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरदायी सरकार, अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तीसरा पॉइंट, निरंकुशता एवं प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारिणी एवं समूह में निहित रहती है। मंत्रिपरिषद न कि एक व्यक्ति में यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। चौथा पॉइंट, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। पहले हम सभी टॉपिकों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका विश्लेषण भी करेंगे। पिछली जितनी भी वीडियो हैं सब में बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया, उसका विश्लेषण बहुत गहन अध्ययन के बाद उसका विश्लेषण आप लोगों को बताया, इसलिए पिछली वीडियो को जरूर देख के आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें महत्वपूर्ण अन्य जानकारी जो यूपीएससी के पेपर की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिएगा। और नीचे जितनी भी लिंक है पिछले वीडियो की, सभी की लिंक आपको मिल जाएंगी। आप लोग चैप्टर वाइज करके प्लेलिस्ट तो नहीं बनी है, लेकिन सभी वीडियो की आप लोगों को प्लेलिस्ट चैप्टर 6 से चैप्टर 8, चैप्टर 7, फिर उसके नीचे इसी तरीके चैप्टर 1 तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। समय न वेस्ट करते हुए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था शुरू करते हैं। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं, विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि हमारे राहुल गांधी हो सकते हैं। मतलब मैं कह नहीं रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, पता चला कमेंट में लोग फालतू चीजें लिखने लगेंगे। केवल टॉपिक है, पढ़ाई की बातें हैं, राजनीति से बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, व्यापक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक चक्कर में आपस में बैर मत कीजिएगा, आपस में लड़ाइयां मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है ये सब एक है। अभी आप लोगों ने एक रील देखी होगी जिसमें सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं, वो लोग सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं, इन्हीं को नेता कहते हैं। समझ में आई बात। चलिए टाइम वेस्ट करते हुए पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल पे एक काम करिए, चैनल पे सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करके सभी लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के आइए, तभी ये वीडियो, चूंकि लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर हैं सभी का कुछ न कुछ रिलेशन पिछले चैप्टर से होता ही होता है। चाहे कोई भी किताब हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो चाहे हिस्ट्री हो, मतलब चाहे वो स्पेक्ट्रम हो चाहे एनसीईआरटी हो, कोई ना मतलब आगे वाले चैप्टर का पीछे वाले से कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है। जैसे क्या, समय वेस्ट होगा इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आगे बढ़िए। संसदीय व्यवस्था के दोष। उपयुक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित दोषों से भी युक्त है। ये गुण अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब आगे पढ़ेंगे दोष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यूपीएससी के लिए हर एक
हर एक बात जो मैं कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाए ये आपको नहीं पता, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न कराऊंगा जिसमें 90% हर साल आते हैं, 90% प्रश्न हर साल आते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने छांट के रखा, बस देरी है उनको लाने की मतलब आपको दिखाने की, मेरे पास रखे हैं। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। मतलब एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन एवं बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आईके गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारें इसका उदाहरण है। आपने सुना होगा कि ये जितने भी नाम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये नाम एक ऐसे नाम बहुत चर्चित नाम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें, किसमें? दोष में, संसदीय व्यवस्था के दोष। आज हम संसदीय व्यवस्था का पूरा पोस्टमार्टम करके ही मानेंगे, पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नीतियों की अनिश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीति को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया था। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। अगर आप लोगों ने यह वीडियो, एक बात और सुनिए, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, एक बात और सुनिए। अगर आप लोगों ने अपने मन से लक्ष्मीकांत की किताब नहीं पढ़ी है, चाहे जितनी भी वीडियो देख लीजिए, चाहे वो स्टडी IQ हो, चाहे यूपीएससी वाले के टीचर हो, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। बस अगर आप लोग अपने मन से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का भला नहीं होगा। ये बहुत ही सच्ची बात है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। पहले आप लोग अपने मन से पढ़िए, फिर बाकी सभी वीडियो में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देखिए, चाहे जो भी वीडियो, ठीक है। पहले खुद पढ़िए फिर उसके बाद वीडियो में आइए, वीडियो सुनिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर खुद नहीं पढ़ेंगे किताब को तो कुछ नहीं समझ में आएगी, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन मेरा काम होगा पढ़ाना। चलिए आगे देखेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। जो वीडियो लास्ट तक देखते हैं उन्हें पता है इस वीडियो में कितना बड़ा खजाना छुपा होता है, लेकिन जो वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे उनको नहीं पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट निरंकुश हो जाता है और वह सरकार असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। H.J. लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी की तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायतें करते हैं। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका ही गवाह है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कार्यकाल। चलिए आगे देखेंगे। मोबाइल कुछ ज़्यादा हिल रहा होगा, उसके लिए क्षमा करें, ठीक है। उसके लिए आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी दिक्कतों को इग्नोर करते हुए अगर आप लोग तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी। जो लोग मजा कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, यह मैं श्योर कह सकता हूँ। छोटी छोटी दिक्कतों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसे कि बेगहॉट उल्लेख करते हैं कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती हैं, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य हैं। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में यह शक्तियों का मेल है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तरित नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय एवं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना उनकी विशेषताओं, गुण और दोष के आधार पर करेंगे। संसदीय व्यवस्था स्वीकार्यता के कारण। चलिए पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यूपीएससी प्री और एक बात ध्यान से सुनिए, यूपीएससी और प्री के दृष्टि से हमारे लिए लक्ष्मीकांत का एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमको राजनीति की किसी और की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। सभी क्लास इसी वीडियो में, सभी टॉपिक इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप लोग कायदे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। केवल लगा के सुन लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। एक बार किताब से पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस टॉपिक को देखेंगे। संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इसके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी है। पहला पॉइंट देखेंगे, व्यवस्था से निकटता। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यह अस्तित्व में है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विशेषताओं राष्ट्रपति और संसदीय व्यवस्था की तुलना करेंगे, ठीक है, जिनमें विशेषताएं महत्वपूर्ण होंगी। चलिए देखते हैं। में थी के मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 एवं 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्व को शुरू कराया गया है। इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को खरीदें। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? तुलनाएं देखेंगे, संसदीय व्यवस्थाओं में विशेषताएं देखेंगे और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में विशेषताएं देखेंगे। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, गुण और दोष विशेषताएं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन विशेषताएं दोष गुण को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोबाइल थोड़ा हिल रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। छोटी छोटी दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी सफल होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं मोबाइल हिलना। आप लोग ध्यान से वीडियो सुनिएगा, देखिएगा मत, क्योंकि देखिए मैं इरिटेट होंगे, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, संसदीय व्यवस्था विशेषता है। पहला पॉइंट दोहरी कार्यकारिणी, सेकंड पॉइंट बहुमत के दल का शासन। ये विशेषताएं हैं जो कि हम मेंस में प्रयोग कर सकते हैं जहां जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता मेंस में प्रयोग ही होंगी, लेकिन जहां जरूरत पड़े आप लोग नमक की तरीके प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट होगा सामूहिक उत्तरदायित्व, चौथा पॉइंट राजनीतिक एकरूपता, पांचवा पॉइंट दोहरी सदस्यता, छठा पॉइंट प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सातवां पॉइंट निचले सदन का विघटन होना और आठवां पॉइंट शक्तियों का सम्मिश्रण। गुण देखेंगे क्या क्या है, किसके गुण देखेंगे? संसदीय व्यवस्था के। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। सेकेंड पॉइंट देखेंगे उत्तरदायित्व सरकार, तीसरा पॉइंट निरंकुशता पर रोक, चौथा पॉइंट व्यापक प्रतिनिधित्व। अब दोष देखेंगे, अस्थायी सरकार होती है संसदीय व्यवस्था में। दूसरा पॉइंट नीतियों की निश्चितता होती है, निश्चितता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट शक्तियों का विभाजन के विरुद्ध। चौथा पॉइंट अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, इनकी विशेषताएं देखेंगे। इसमें एकल कार्यकारिणी होगी, ना तो राष्ट्रपति, ना तो राज्य सरकार होगी, ना तो केंद्र सरकार होगी। केवल राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति ही होगा उस देश का, जैसे अमेरिका में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन एवं उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायी कोई नहीं होगा, जो भी होगा राष्ट्रपति के जरिए होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती, मतलब राजनीति में एकरूपता नहीं रहती। ठीक है, पांचवा पॉइंट एकल सदस्यता, मतलब राष्ट्रपति एकल सदस्य होता है। ठीक है, छठा पॉइंट राष्ट्रपति का नियंत्रण, मतलब पूरे देश में राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट निचला सदन का विघटित ना होना, शक्तियों का विभेद, मतलब राष्ट्रपति के शासन में शक्तियों का विभेद होता है। ठीक है, दोष, पहला पॉइंट विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही गहरा दोष है, जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को जन्म देता है। सेकंड पॉइंट गैर उत्तरदायित्व सरकार, मतलब राष्ट्रपति शासन में कोई सरकार नहीं होती, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, जो भी होगा राष्ट्रपति के जरिए होगा। थर्ड पॉइंट गैर उत्तरदायित्व नेतृत्व की संभावना, मतलब बिना उत्तरदायी के नेतृत्व राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका कोई उत्तरदायी नहीं होता। चौथा पॉइंट सीमित प्रतिनिधित्व, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा सीमित प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है, एक ही प्रतिनिधित्व करता है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, कई व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सीमित प्रतिनिधित्व, मतलब राष्ट्रपति ही इसमें प्रतिनिधित्व कर सकता है और कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। गुण, स्थायी सरकार देखेंगे। स्थायी सरकार मतलब राष्ट्रपति स्थायी सरकार है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, राष्ट्रपति ही सब कुछ कर सकता है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, जैसे अमेरिका में होता है। ठीक है, वहां पर केवल राष्ट्रपति ही सरकार होता है। ठीक है, नीतियों की निश्चितता, मतलब नीतियों में निश्चित होता है, नीतियां बदल ही नहीं जा सकती, राष्ट्रपति के शासन में कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है, आगे देखेंगे, शक्तियों के विभाजन पर आधारित होता है। यह शक्तियां राष्ट्रपति ही विभाजन कर सकता है, जो विभाजन पर आधारित होता है। चौथा, विशेषज्ञों द्वारा सरकार, मतलब विशेषज्ञों द्वारा सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है,
आगे देखेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब हमने इसको समझ लिया कायदे से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी जाएगी। चलिए, हेडिंग हो गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है। अमेरिका व्यवस्था ज्यादा स्थायित्व देती है, लेकिन कम उत्तरदायित्व होता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज्यादा उत्तरदायित्व देती है, लेकिन कम स्थायित्व। प्रारूप संविधान से कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता देती है। अब इसको समझाने में आऊं तो बहुत लंबा समय जाएगा। चलिए समझा ही देता हूं, छोड़िए आप लोग, मतलब समझाऊंगा लास्ट में, इसको समझाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। बाकी सभी टॉपिक कवर करने हैं इसको। अभी जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो में बहुत काम की चीज है, इसमें खजाना है। जो अंदर आता है वो लास्ट तक ठहर के ही जाता है, ये मेरी गारंटी है। थर्ड पॉइंट, विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन 2 घटकों के बीच संघर्ष को और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। चलिए आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट, भारतीय समाज की प्रकृति। इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले इस चैप्टर को समाप्त कर देता हूँ, फिर उसके बाद बहुत कुछ समझाऊंगा। बहुत ही अलग जानकारी आप लोगों को, मतलब इस किताब से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, भारतीय समाज की प्रकृति। तब तक आप लोग एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, भारतीय समाज की प्रकृति। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। मतलब भारत सर्वाधिक मिश्रित राज्य, मतलब सभी राज्यों जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों का मिश्रित एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न अंगों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाने एवं अखंड भारत का निर्माण हो सके। संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए या उसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर देना चाहिए। इस बात को लेकर 1970 के दशक में देश में बहस एवं वाद विवाद जारी है। इस मामले पर विस्तार पर स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया, जिसके गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। हमने पिछले वीडियो में यानी 11वें चैप्टर में इस समिति, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति को बड़े ही विस्तार से समझा है, ठीक है। आप उस पर जरूर जाइए और उसको वॉच कीजिए। उसमें बहुत ही बारीकी, छोटी छोटी चीज़ों को हमने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए उस वीडियो को जाकर देखिए। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, 11वें चैप्टर की वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते एक शर्त है, उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी उसकी जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को मिलेगी। चलिए आगे देखेंगे, जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल विभेद। आइए देखते हैं। भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यह टॉपिक जो कि हम विभेद मेंस में प्रयोग कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आने वाले पेपरों में बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही या उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो कि राजा या रानी अनुवांशिक होता है, मतलब पारिवारिक होता है। वहां पर यहाँ
राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, वहाँ पे जन्मजात जिस परिवार से जो चला आ रहा है वही बनेगा। वहाँ पे ये मतलब राष्ट्रपति उसी परिवार का होगा, दूसरे परिवार का मतलब जनता मतलब दूसरे परिवार का होगा ही नहीं, उसी परिवार का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसी को राजतंत्र बोलते हैं। राजा या रानी आनुवंशिक होंगे, मतलब वंश के अनुसार होंगे। इसके कहने का पूर्ण तात्पर्य सीधे शब्दों में समझिए, वंश के अनुसार ही राजा रानी होंगे और वंश से अलग नहीं होंगे। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि पेपर की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं। थर्ड पॉइंट, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, समानता ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो शक्ति संसद सदस्य नहीं भी है, उसे भी अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आई बात? इसको हमने पीछे बहुत ही विस्तार तरीके से समझा, जो वीडियो आगे बढ़ा के देखेंगे उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए पिछले टॉपिक का इस टॉपिक से बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, मतलब रिलेटेड टॉपिक के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन बना के पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसलिए पिछले वीडियो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने पिछली वीडियो में संसदीय व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, उसको संसदीय व्यवस्था माफ कीजिएगा संविधान की मूल संरचना को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया। उसमें भी कुछ टॉपिक इससे मिलते जुलते हैं, उसमें हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टाइम न वेस्ट करते हुए। हमारा लगभग चैप्टर समाप्ति हो गया। 5वां पॉइंट देखेंगे, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है कि जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में विपरीत, भारत में मंत्री की राज्य के मुखिया के रूप में कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। छठा पॉइंट, ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इस विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालयीय कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। उनके कहने का मतलब है ब्रिटेन में ऐसी एक संस्था बनाई गई है कि वो आने वाले जो भी राजा या राष्ट्रपति होंगे उनको तैयार करे कि वो सत्ता को अच्छी तरीके से, देश को अच्छी तरीके से चला सकें, सत्ता को अच्छी तरीके से निर्वहन, मतलब सत्ता को अच्छी तरीके से, मतलब राष्ट्रपति अच्छी तरीके से देश की प्रगति की ओर बढ़े। इसलिए कौन सी संस्था का ब्रिटेन में गठन किया गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है। अब आप लोग चाहते हैं कि हम इसका विश्लेषण करें। विश्लेषण के लिए इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो हमने कवर किए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम इसका और अच्छे तरीके से विश्लेषण करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने 9वें चैप्टर को कवर किया था, उसमें एक यूजर का कमेंट आया था, कृपया और विस्तृत तरीके से बताइए। इसलिए हमने चैप्टर 11 में बहुत ही बारीकी, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों को डिकोड करते हुए अच्छी तरीके से उसको समझाया, अच्छी तरीके से कवर किया है। टिप्पणी और संदर्भ को आप लोग अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बहुत ही बढ़िया, मतलब है पढ़ने लायक है, लेकिन जब तक आप लोग अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, कोई भी टीचर, दुनिया का बेस्ट टीचर आपको पढ़ा दे, वो फायदेमंद नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम प्रश्नों को आने वाले रविवार को रखेंगे। हम सभी प्रश्नों को, जितने 12 चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने छांट के रख लिया है। आने वाले संडे को आपको इस क्लास में प्रश्न मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है, हम इसमें स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, एनसीईआरटी और एडवांस लेवल की जितनी भी बुक हैं, सभी की वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। जितनी भी सभी वीडियो की, जितनी भी पुरानी 1 से लेके 11 तक की जितनी भी वीडियो, सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो पूरा देखा करिए, आधा देखेंगे 45 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट देखेंगे तो वीडियो में कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोगों की सफलता निश्चित है। ठीक है, और एक बार ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाई जा रही है। ठीक है, आप लोग एक बार अपने मन से पढ़िए। मैं एक सच्ची बात कहूँ, अगर आप लोग अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, चाहे जितनी भी वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को भला नहीं होगा। ये सच्चाई है, जो लोग सुन के भाग जाते हैं। ठीक है, आप लोग अपने मन से पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा।
ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप लोगों से अब मैं विदा चाहूँगा। आप लोग वीडियो पूरा देखे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन पूरी लक्ष्मीकांत की सीरीज इस चैनल पे खत्म होगी। पहले लक्ष्मीकांत की खत्म हो गई, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम, बाकी एडवांस लेवल और बेसिक लेवल की बुक आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।